हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड वी आर सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2। एग्जाम आने वाला है, बजाते रहो। इंपॉर्टेंस क्या होता है इनका, पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं, दिख रहा है क्या? फाइन। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स इज इंक्रीजिंग इन प्रेजेंट टाइम, बढ़िया है। इन कॉमर्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, बैंकिंग इज कंसिडर्ड एज इट्स ऑक्सिलरी सर्विस, वेरी गुड। बैंकिंग इंडस्ट्री इज वेरी यूजफुल टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड्स, वेरी गुड। चलो ठीक है सर, वेरी गुड पढ़ाने के लिए हमारा वीडियो बना रहे हो। हाँ देखो क्या बोलना चाहते हैं हम बेसिकली, पहले बिजनेस करने के लिए ऐसे मतलब ऑलमोस्ट अगर स्टार्टिंग के एंशिएंट पौराणिक जमाने में बात करें तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करते थे। धीरे धीरे बिजनेस का स्वरूप बदला, है ना। इंडिविजुअल कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई तो पार्टनरशिप आई, ठीक है। अब ज़्यादा कैपिटल मतलब ज़्यादा पैसा चाहिए, उसके बाद में कंपनी फॉर्म अस्तित्व में आए। ये सब शायद आप पढ़ चुके होंगे, दैट्स ओके। नाउ जैसे जैसे धंधे का स्वरूप बड़ा होता गया तो ये धंधे को हेल्प करने के लिए सेवाएं भी ज़्यादा चाहिए, है ना। किसी जगह पे पेमेंट करना है, आप देखो आप इंडिया में हो, ठीक है, आपको पाकिस्तान से कुछ सामान मंगाना है, ठीक है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया इसको कि भाई ये पाकिस्तान से क्या मंगाएंगे, हम पर पाकिस्तान से क्या मंगाएंगे, पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं, ये चलो देश बदल देते हैं। सर पाकिस्तान का मजाक बनाने के लिए बनाया, जापान से मंगाते हैं, क्या मंगाते हैं जापान से, ये इधर पे हेडफोन आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ईयरबड्स बोलते हैं। चलो ईयर ऐसे ईयर लिखते हैं और ये लोग ऐसे कुछ बोलते हैं ईयरबड्स। ऐसे 1 लाख ईयरबड्स का ऑर्डर दिया, कितना? 1 लाख ईयरबड्स। अब 1 लाख ईयरबड्स और हमारी कॉस्टिंग परचेजिंग है, यानी टोटल मिला के 1 करोड़ का ऑर्डर है। 100 रुपये में पड़ रहा है हमें वहाँ से, यहाँ पे हम 200-300 में बेच सकते हैं। कोई डाउट है? हमने ऑर्डर दे दिया, अब ये जापान वाला हमें ऐसे शिप भी कर रहा है, मतलब शिप समझते हो, हाँ ठीक है, उधर से भेज रहा है। अब वहाँ यहाँ पे हम उन्हें पेमेंट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। वो हम पे केस भी कैसे करेगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। उस कंपनी को कितना नुकसान हो जाएगा, शायद बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। जो कंपनी हमें 1 लाख ईयरबड्स दे रही है, अगर उसको अपना पेमेंट ना मिले, मेरे हिसाब से शायद बर्बाद भी हो जाए, है ना। बहुत बड़ा पेमेंट है, तो क्या करेंगे यहाँ पे बैंक अपना रोल अदा करेगी। क्या करेगी बैंक बोलेगी देखो दोनों एंड को हेल्पफुल कर। बैंक एक लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इश्यू करेगी। किसको इश्यू करेगी? इसको, जापान वाले को। हमारी कोई ऐसी एक अच्छी बैंक है, से सपोज SBI बोलेगी आप सामान भेज दो, पेमेंट की गारंटी हमारी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट दिया किसने? SBI ने, तो ये तो ऐसे मान लेगा ना, हाँ चलो बैंक ने बोला है कि पेमेंट हो जाएगा। आपका जैसे ही सामान हो जाएगा, यहाँ पे रीच हो जाएगा और क्वालिटी हम अगर अच्छी है जैसे आपने बताई है तो आपको अपना पेमेंट मिल जाएगा। तो बैंक के बहुत सारे काम है और बैंक इसीलिए इसको बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। हमें बिजनेस करने में ये सब चीज़ें मदद करती है, ठीक है ना। और कॉमर्स को ट्रेड के अलावा बैंकिंग एज ए ऑक्सिलरी सर्विसेज उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी सर्विसेज के बारे में शायद आप फर्स्ट चैप्टर में या तो सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी यूजफुल, हाँ यस, एडिशनल इंडस्ट्रीज को बैंकिंग, इवन कंपनी में IPO भी आता है ना, IPO तो सबसे पहले पैसा उसका बैंक में ही आता है। यू नीड टू ओपन एन बैंक अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बिजनेस में, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी आजकल पेमेंट लेना है, कुछ परचेस करना है, बैंकिंग सिस्टम। और अब तो क्या, अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करते हो, है ना, एक वाकया बता देता हूँ P चिदम्बरम का। P चिदम्बरम ये कौन है सर? एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। 10 साल तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, 2004 से 2014 तक, ठीक है, इंडिया के। जब नरेंद्र मोदी जी आए, इन्होंने बोला कि हम ऐसे UPI सिस्टम से पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, UPI इंटरफेस।
और स्कैनर से पेमेंट कर पाएंगे। तो पी चिदम्बरम ने बोला कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सब्जी वाला, एक सब्जी वाला है वो आपका पेमेंट लेगा, उसके पास स्कैनर, उसके पास बैंक का अकाउंट नहीं है, तो जनधन के तहत बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले गए, गरीबों के बैंक अकाउंट खोले गए। और जब ये पी चिदम्बरम को एक मेरे हिसाब से मुंह पे चाटा वो है, जब मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, बराबर है, तो एक भिखारी आया, मेरे को पूछा कि सर दे दो थोड़ा, दे दो, बच्चा ने खाना नहीं, मतलब मेरे पास छुट्टा नहीं है ना, मैं कैश कैरी नहीं करता। उसने अंदर से स्कैनर निकाला, वो जेरोक्स था, प्रिंट आउट, जेरोक्स निकाला, बोले मेरे को 101 रुपया करना पड़ा, बराबर है। सो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ सक्सेस। क्या बोलते हैं? जब आपके ऊपर कोई सवाल करे, नरेंद्र मोदी एक अलग पैदाश है, अगर आपके ऊपर कभी भी वॉट एवर यू डू इन योर पर्टिकुलर लाइफ, ठीक है, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके ऊपर जब भी क्वेश्चन करता है कोई, और उसको उस क्वेश्चन का जब आप अपने हिसाब से जवाब देते हो, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ सक्सेस। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी भाषा को? जैसे मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ एवरी सैटरडे, अब ये लोगों ने बोला कि आपकी उम्र हो गई है, आप बाउंड्री से स्टंप के ऊपर थ्रो नहीं कर सकते। तो मैंने, देखो ये 3 स्टंप दिख रहे तब थ्रो करना और इसको उड़ाना तो चलो आसान बात है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर बाउंड्री में उस जगह पे खड़ा रहता हूँ जहाँ से ये 3 नहीं, सिर्फ एक ही साइड की स्टंप दिखे, ये 3 वो मतलब साइड से खड़े रहते हैं ना, तो यहाँ से मैंने बाउंड्री से 90 मीटर की बाउंड्री होती है, उधर से सीधा डायरेक्ट थ्रो करके इसको स्टंप को उड़ाया। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हाइट ऑफ सक्सेस। आपको जब सवाल किया जाए कि आप ये नहीं कर सकते और उससे भी बढ़िया काम कर लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ सक्सेस। ठीक है, इट्स ओके, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग, ओ बाल वाली चिल्ला रही थी, बाल के पैसे दो। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। वेरी गुड। द फर्स्ट बैंक ऑफ द दुनिया की सबसे पहली बैंक स्टार्टेड इन जिनीवा। ये जिनीवा नाम से आपको बड़ा प्यार है ना? स्विट्जरलैंड, जिनीवा, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट, देश बोल सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर जिनीवा में, सबका हेडक्वार्टर जिनीवा में होता है। ठीक है, इनको मीटिंग करने में मजा आता है। 1407 में स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से पैदा हुआ? बिजनेस सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, बैंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये बैंक वर्ड कहाँ से पैदा हुआ? इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड बांको। कहाँ से आया है बेटा? बांको बांको बांको, ऐसा सॉन्ग था पहले। ऐसा नहीं है अमन। एविडेंसेस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक आर ऑल्सो फाउंड इन द एंशिएंट टाइम। ओ माय गॉड, पौराणिक जमाने में भी बैंकिंग के कामों के एविडेंस मिले हैं। क्या बात करते ये लोग। दिस वर्ड इमर्ज्ड इन द रोमन एम्पायर। क्या बात है, ये वर्ड इमर्ज हुआ, पैदा हुआ एकदम से इन द रोमन एम्पायर, जहां पे मनी लेंडर्स नोन एज मसाला। क्या नाम था उनका? जैसे मसाला नहीं, नॉनसेंस। ये क्या ब्राह्मण है ना, तो उसको ये लोग खाना बनाने में माहिर होते हैं, है ना, गौर लोग होते हैं, तो इनको किसी भी चीज़ में मसाला याद आ जाता है, मसाला। ठीक है, ऐसा क्यों? वो क्या करते थे, मनी लेंडर्स, है ना, जो ब्याज पे पैसा देते थे, वो लोग क्या करते थे, उनकी छोटी छोटी टेम्पररी शॉप बनाते थे। टेम्पररी शॉप कहाँ पे? एक ऐसी लंबी वाली बेंच होती थी, इसके ऊपर पैसों का ढगला रख देते थे वो, है ना, बड़ा वाला, ऐसे समझो आपकी बेंच समझ लो। और वो बेंच के ऊपर उन्होंने शॉप अपनी खोली, उसका मतलब टेम्पररी शॉप। बांको, है ना, वो जो लॉन्ग बेंच थी उसको हम क्या बोलते थे? हम नहीं बोलते थे, रोमन एम्पायर के लोग बोलते थे, विद इन द क्लोज्ड फेंस। और क्लोज्ड फेंस समझते हो, ये जैसे ये है, वो तार नहीं होता है कांटा वाला, क्लोज्ड फेंस, यानी कोई चोर बोर डाकू बाकू आ ना जाए, ऐसे करके। ठीक है, द वर्ड बांको एंड बैंक हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इतना नॉलेज काफ़ी है, इससे ज़्यादा नॉलेज लेने जाएंगे तो हमें खुद को तकलीफ हो जाएगी, है ना। क्या हो गया? पेन नहीं, उसका वो गायब हो गया था, फिर किसी को मिल भी गया, उसने अंदर डाल भी दिया। ठीक है, आगे वाला। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, थोड़ा ध्यान से देंगे, वो इंट्रोडक्शन हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलना चाहती है, बैंक क्या चीज है? तो बैंक एक ऐसी संस्था है विच कलेक्ट्स डिपॉजिट्स। बैंक is an institute। बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, कलेक्ट्स डिपॉजिट। क्या करेगी? डिपॉजिट यानी क्या बेटा? डिपॉजिट्स मतलब क्या? आप जब पैसे बैंक में भरने जाते हो तो आप बोलते हो मैं बैंक में पैसे भरने जाता हूं, है ना। इंग्लिश में बोलते डिपॉजिट करने जाता हूं। क्या करने जाता हूं? डिपॉजिट। देखो आप क्या बोलते हो? भरने, भरने जाता हूं। गुजराती में लिखा है या हिंदी में लिखा है मुझे खुद को नहीं पता है, कोई डाउट है? आप खुद डिसाइड कर लेना। उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट करने जाता हूं। क्या करने जाता हूं? डिपॉजिट। और आप बोलते हो पैसे उठाने जाता हूं। क्या करने जाता हूं? ओ, मेरे को इतना गुजराती और हिंदी आता नहीं है, फिर भी ये भी गुजराती में लिखा है, हिंदी में लिखा है, खुद डिसाइड कर लेना। इसको बोलते हैं विड्रॉ करने जाता हूं। क्या करने जाता हूं? विड्रॉ करने जाता हूं। कोई डाउट है? और अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप सेविंग करना चाहते हो, ठीक है, अभी जो आपके पैसे उसको बिजनेस अर्थात यूज करना चाहते हो तो कि एक बंदे को चेक दे सको, वो उठा सके, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है एक्चुअली। और डिपॉजिट कर रहे हो पहले तो ये धंधा कर क्यों रहे वो लोग? क्योंकि उन लोगों ने, जैसे आपके पास 1000 रुपए लिए एज ए डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किए, ठीक है, 1000, स्पेलिंग में क्यों गलती हो रही है, डिपॉजिट किए, आपको वो से सपोज सालाना 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इनको वो लोग किसी को लोन देंगे। लोन देंगे मतलब लैंड करेंगे। क्या करेंगे? LEND, लैंड करेंगे। उनको वो लोग 1000 रुपए देंगे, लोन पे देंगे, तो वो से सपोज 11% पे इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, तो ये उनका प्रॉफिट हुआ, है ना। सालाना इसका 5% मतलब 50 रुपया हुआ, इसका सालाना 11% मतलब 110 रुपया हुआ। तो उन लोगों ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया आपके 1000 रुपए से एक साल में? 60 रुपया। कितना कमाया? 60 रुपया। आप समझ रहे हो वो लोग काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एक ऐसी संस्था है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स, ये बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट है विच कलेक्ट्स क्या? डिपॉजिट। क्यों? इन ऑर्डर टू लैंड देम with condition to return it at the end of fixed term or whatever it is demanded। ठीक है, क्या बोलते हैं ये लोग? कलेक्ट तो करते हैं, कलेक्ट करते हैं पैसा इन ऑर्डर टू लैंड देम। इन लोगों ने कलेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो लोग किसको लोन पर दे देंगे, लेकिन जब कलेक्ट करते हैं तो उनकी जवाबदारी है देम विद द कंडीशन टू रिटर्न इट, वापस देने की कंडीशन पे। कब? या तो आपने 1 साल के लिए रखा है, आपने 2 साल के लिए रखा है, 3 साल के लिए रखा है, और अगर वो टर्म डिपॉजिट नहीं है, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, तो आप जब मांगो तब देना पड़ेगा। इस डेफिनेशन में 2 चीजें हैं अलग अलग। आपको विद कंडीशन टू रिटर्न इट कब? एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म, कोई पर्टिकुलर टर्म, यानी 1 साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, या तो वेन एवर इट इज डिमांडेड, जब भी उसकी डिमांड की जाएगी। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स डिपॉजिट। क्यों पर? इन ऑर्डर टू लैंड देम डिपॉजिट। लैंड क्यों करेंगे? लैंड नहीं करते तो पैसा क्या कमाएंगे? पर ये जो डिपॉजिट कलेक्ट करी उसकी कंडीशन क्या है ना, विच कलेक्ट्स डिपॉजिट, इसकी कंडीशन क्या है? इन ऑर्डर टू लैंड देम, ये तो हो गया, इन ऑर्डर टू लैंड देम। देम मतलब अगेन डिपॉजिट, देम मतलब क्या?
अगेन डिपॉजिट, लेकिन विद द कंडीशन, विद द कंडीशन क्या है भाई, टू रिटर्न इट, मतलब डिपॉजिट को कंडीशन टू इधर पे नीचे चिपका देना, टू रिटर्न इट एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म, या तो फिर वेन एवर इट इज डिमांडेड, जब जब भी उसको डिमांड किया जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट, एक ऐसी संस्था है विच कलेक्ट्स डिपॉजिट्स, विच कलेक्ट्स डिपॉजिट्स। क्यों डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है? इन ऑर्डर टू लैंड देम, इन ऑर्डर टू लैंड देम विथ कंडीशन टू रिटर्न इट, है ना, एट द एंड ऑफ द फिक्स टर्म, या तो फिर वेन एवर इट इज डिमांडेड। इस डेफिनेशन में दो चीजें हैं, कोई डाउट है? और दो चीजों में ये चीज आपको एक्स्ट्रा बताई गई है कि वो लोग डिपॉजिट इसलिए लेते हैं क्योंकि किसी और को लोन दे सके, है ना। और जब डिपॉजिट लेते हैं तब कंडीशन क्या है? जब उसकी इच्छा हो तो एंड ऑफ फिक्स टर्म। आगे बढ़े, कोई डाउट है? द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वेरी गुड, ये भी अच्छा है। ये तो आरबीआई का डेफिनेशन था, लेकिन दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं, बैंक किसको बोल सकते हैं? जो बैंकिंग की सेवाएं देता है उसको हम बैंक बोलते हैं, बैंकिंग की सेवाएं देता है उसको बैंक बोलते हैं। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड बैंक। उसके फंक्शन क्या है? आप मीनिंग समझते हो? फंक्शन मतलब कार्य, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, फंक्शन मतलब उसके काम, शायद कम नहीं, काम काम को हिंदी में ऐसा बोलते लिखते शायद, ठीक है। हिंदी वैसे मैं पढ़ा नहीं हूं, बचपन से हम जब पढ़ते थे तब हिंदी सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। ये तो लोगों को देखे देखे आ गया, मैं बड़ा स्मार्ट हूं। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, उसके काम क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट, स्वीकारना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज बैंक परफॉर्म्स अदर एक्टिविटीज टू। क्या बात है, सबसे पहला उनका मेजर काम क्या है बेटा? टू देखो, जैसे आपको पूछा जाए सिग्मा सर का काम क्या है? हाँ, पहला वाला काम टू टेक लेक्चर्स, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही प्लेज सो मेनी स्पोर्ट्स, ही इज ए जीनियस इन क्रिकेट। कोई डाउट है? नहीं है। आपको पता चला कार्य मतलब क्या? हिंट देना पड़ता है बेटा, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ हिंट समझाना पड़ता है, ठीक है ना। पहला काम क्या है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, है ना, क्या बात है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज, इसके अलावा बैंक परफॉर्म्स, मेरे जैसे इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं। कोई डाउट है? नहीं है। पहला काम हो गया। टू इन्वेस्ट और लैंड मनी, इसका दूसरा काम क्या है? टू, अब एक्सेप्ट डिपॉजिट ले क्यों रहा था वो? डेफिनेशन, आरबीआई का डेफिनेशन क्या था? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, टू लैंड द सेम, इनको लैंड करना है, ठीक है। तो पहले डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा काम क्या है? टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लैंड नहीं करेंगे, वो इंटरेस्ट कैसे देगा? टू इन्वेस्ट और लैंड मनी। बट इन द प्रेजेंट टाइम ये हो गया। बट आज की तारीख में अ बैंक डज अदर फंक्शंस टू, जैसे हमने बोला लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करना, ठीक है, ऐसी ढेर सारी चीजें। एक एग्जांपल दिया आपको, हमारे पास नीचे है, ये ट्रेडिशनल काम थे, परंपरागत। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, अलग अलग ऑप्शन, बैंक के पास अलग अलग काम याद निकल रहे। जैसे नॉर्मली, सर ये क्या बोल रहे हो? पहले के ज़माने में जैसे हर कोई ऐसे पढ़ाने की दुकान खोल के नहीं बैठ जाता था, ठीक है। किसी ने, आजकल ऐसे ऐसे बिजनेसेस है, किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ये प्ले ग्रुप है, पहले तो 5-6 साल तक मम्मी आई घर में ही बच्चों का ध्यान, इवन 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे थे फिर भी मम्मियाँ ध्यान रख लेती थी। प्ले ग्रुप तो पहले था ही नहीं, आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से, ठीक है। फिर आजकल कुछ जोमेटो आया है, स्विगी आया है, वो ऐसे मैसेज करते तो खाना दे के जाते हैं, ठीक है। आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। फिर आजकल रैपिडो भी आया है, इधर से आपको लेके उधर पे उतार देता है। ये सब सर्विसेज पहले नहीं थी।
तो जैसे अलग अलग बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं, वैसे बैंकिंग सेक्टर में भी अलग अलग काम बैंक के आ रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर लोग पसार कर देते हैं, बैंकिंग कर्मचारियों का काम बढ़ जाता है, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। बट इन द प्रेजेंट टाइम, आज की तारीख में, अब बैंक डज अलग अलग काम भी करती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग सर्विसेज हैव बीन डेवलप्ड वेरी वेल, बैंकिंग की सेवाओं को अच्छे से डेवलप किया गया है। एंड वेराइटी इज फाउंड इन सर्विसेज टू, उसकी सर्विसेज में भी अलग अलग वेराइटीज है। देयर इज एन इमेंस ग्रोथ इन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक एंड द फोकस इज ऑन कस्टमर्स। बैंकिंग की सेवाओं में पहले, आज की तारीख में मैं बता देता हूँ, जस्ट एग्जांपल देता हूँ। 2003 में जब मेरा पहला सैलरी आया था ना, पहली बार, तो सैलरी को बैंक से निकालने के लिए मेरे को एकदम, बैंक का नाम नहीं लूँगा, केस बेस कर देंगे क्योंकि मेरे वीडियो सब देखते हैं, जिस बैंक में अकाउंट था वो मैनेजर भी देखते हैं, समझ रहे हो। कोई डाउट है? नहीं है। उस बैंक में पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़ा रहना, विड्रॉ करना पड़ता है ना, एटीएम, समझ रहे हो। तो अभी लाइन में खड़े, अपन लाइन में खड़े 12 बजे, याद नहीं है कितने टाइम में मेरा नंबर आया ऐसे लाइन में, बड़ी लंबी लाइन थी, सैलरी के टाइम पे ऐसा होता था। तो लंबी लाइन, नंबर आया, मेरे को ऐसे शटर पाड़ दिया, लंच। नॉनसेंस, ये ऐसा ही लफड़ा होता था। तो अभी देखो ऐसा होता है, एटीएम निकाला, शॉर्ट, अभी तो एटीएम में भी कोई नहीं जाता, फोन पे स्कैनर, बात खत्म, टाटा बाय बाय। देयर इज एन, वो हो गया हमारा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस। अब हर एक कार्यों का लिस्ट थोड़ी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो जितने मेन है उसके बारे में हम लिस्ट बना देंगे। फंक्शंस ऑफ बैंक कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मेन फंक्शन और सब्सिडियरी फंक्शंस। दे आर एज गिवन ऑन द, इनको दूसरे पेज में हम समावेश कर लेते हैं। कोई डाउट है? और आपको बता दूं, ये जैसे है मेन फंक्शन है, यहाँ पे दिया गया सब्सिडियरी फंक्शन है। देखो मेन फंक्शन ए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में बाय ओवरड्राफ्ट कैसे, उसके अंदर ये टू इन्वेस्ट, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फिर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं सब समझा दूंगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है ये 4 और ये, वो हमें डिटेलिंग में नीचे पढ़ना है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं करूँगा। कोई डाउट है आपको? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं यहाँ पे इतना डिटेलिंग नहीं करूँगा, हमें सब कुछ नीचे डिटेल में पढ़ना है। मेन फंक्शन सबसे पहले, टू एक्सेप्ट मेन, ये काम बैंक का, ये काम है। अगर बैंक अस्तित्व में आती है, बैंक अस्तित्व में आती है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मेजर काम क्या होता है? लेक्चर लेना, बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद में हमने सेकेंडरी सर्विसेज, सब्सिडियरी सर्विसेज भी काम करी, कि लोगों को कॉलेज में एडमिशन में हेल्प करना एंड वो जॉब पे लगाना, आप समझ रहे हो। वो सब्सिडियरी फंक्शंस भी हम कर देते हैं, एक काम के साथ दूसरे बहुत सारे काम निकल आते हैं, ठीक है, रास्ता निकल आता है। जैसे अभी चाय वाला है, अभी मैं चाय पी के आया, अजीत भाई नाम है उनका, बोलना भाई ये वीडियो में इस मिनट के ऊपर आपका नाम लिया है, वीडियो देख लेना, ठीक है। और सबको ऐसे क्लिप काट के दिखाना, अजीत भाई को बोल देना। अजीत भाई नाम है, चाय वाले भाई है, दिमाग बहुत है इनके अंदर। पहले सिर्फ चाय बेचते थे, सिर्फ सुबह से शाम तक, है ना। बिजनेस के बारे में नहीं बताएंगे कितनी चाय बेचते, बाकी करोड़ों का टर्नओवर है, समझो इतनी चाय बेचते थे। अब इनका दिमाग बहुत ज़्यादा है अजीत भाई का। जैसे मैं और अभी, मैं मतलब दादा, द सिग्मा सर, डॉन नहीं है बेटा, वो बड़े भाई की तरह सब बुलाते हैं, क्या यंग हूँ ना मैं। और ये इसका नाम क्या है? माहौर। मैंने 10 की चाय पी, इसने 10 की चाय पी। पहले कितना 20 रुपया बिल होता था, अभी आज हम चाय पी के आए 55 रुपया बिल हो गया। किसकी वजह से? ये अजीत भाई के दिमाग की वजह से। आज मैंने 2 चाय पी, 10 + 10, इसने 1 चाय पी, सर ये तो 20 ही हुआ, ये तो 10 ही हुआ। अजीत भाई का दिमाग। उधर पे बिस्किट ला के रखा है, वो ऐसे स्वीट बिस्किट, नान खटाई जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने 3 खा गया, एक 5 रुपये का, 3 × 5 यानी 15, मेरा 35 हो गया। इसने भी 2 खाए, यानी 2 × 5 यानी इसका 10 हो गया, 10 तो 20, समझ रहे हो आप। 20 रुपये की जगह अजीत ने कितने रुपए हमसे खर्च करवा दिए? 55 रुपये। ट्रू स्टोरी, अभी जाके पूछ लो उसको। तो होशियार है कि नहीं है? उसने एक सब्सिडियरी, उसने देखा लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं,
ऐसे उनको कुछ नाश्ता भी करना है, तो उसकी वजह से उसका चाय का सेल भी बढ़ गया और नाश्ते का आवक भी हो गया, डब्बे पड़े हैं, समझ रहे हो आप। तो उसका मेन काम क्या है, टू एक्सेप्ट। अजीत का मेन काम क्या है, चाय बनाना। मेन काम क्या है, चाय बनाना। सेकंड्स और मिनट देख लेना, उसको वीडियो बना देना। लैंड मनी, ओहो हो, इन्वेस्ट मनी, शेयर बाजार में, बहुत सारी जगह में। टू, और किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना। टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इसके बारे में यहाँ पे जितनी लिमिट में पढ़ सकते हो उतनी लिमिट में, जितना है उतना ही बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में, जितनी आपकी लिमिट में होगा उतना बता देंगे। काइंड ऑफ इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैसा होता है, जैसे एक बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रांच होती है और एक SBI होती है, ठीक है ना। हाल फिलहाल जैसे अब BOB टू BOB भी रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कैसा हो जाता है, कभी कभी इस बैंक को अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो अर्जेंटली कैश, तो इससे मंगवाते हैं, इसको कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ 2007 या 8 में, अब गूगल करना है ना, 2007-8 में ICICI इस बैंक के बारे में अफवाह फैली गई थी कि ये बैंक उठ गई है ना, 2007 या 8 होगा, गूगल कर लेना। ICICI मतलब अफवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, र्यूमर, है ना, र्यूमर ऐसे लिख देना, बराबर है 2008 है, जैसा ईयर लगा देना, आपको हिस्ट्री मिलेगी। उस टाइम पे मार्केट में सब बैंकों ने इसको इतना हेल्प किया था, तो वो उठने से लोग लाइन लगा के बैठे पैसे निकालने के लिए, जितने पैसे थे सब निकाल दिए ATM से। उसके बाद में 2-3 दिन तक लोगों ने देखा कि यार बैंक में तो पैसे हैं, स्टेटमेंट आया कि आपको जितने पैसे निकालने निकालो, बैंक ने बोला, फिर लोग वापस भरने गए, बाकी उठ जाती, वहीं पे ख़त्म हो जाती, ठीक। और इनके पास इतने पैसे कैश नहीं होते, सबको इतना बुद्धि नहीं होता कि बैंक में अगर हमने 2 लाख रुपए भर के रखे हैं तो बैंक अपने पास नहीं रखती, वो इन्वेस्ट कर देती है, तो वो लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है। वो तो RBI ने हेल्प किया था, RBI ने और दूसरी बैंकों ने मिलकर इसको बचा लिया था। हम आगे बढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सब्सिडियरी फंक्शंस हैं। टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल कस्टमर के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर पैनी नज़र रखना, ध्यान रखना। टू डू ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज अब इसको गुजराती में विदेशी हुंडियामण बोलते हैं, हुंडियामण गुजराती में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, डॉलर है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, उसकी भी ट्रांजेक्शन करना, कोई डाउट है नहीं है। टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में हमने बातें करी थी, LC, इसके बारे में हम नीचे भी पढ़ेंगे। टू इश्यू ट्रैवलर्स चेक, इसके भी बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। अब आप किसी भी देश में घूमने के लिए जा रहे हो और हार्ड कैश लेके घूम रहे हो, रास्ते में चोरी बोरी हो गया, बेटर है उससे अच्छे ट्रैवलर्स चेक लेके घूमो, ठीक है। टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विसेज, इसके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ अ पर्सन एसोसिएटेड विद द बैंक, जैसे मेरा बैंक में अकाउंट है ना, निखिल सर का बैंक में अकाउंट है, अब मुझे लोन लेनी है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, सिग्मा की 10-12 ब्रांच खोलनी है, तो मेरे को 15 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। अब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, तो लोन के लिए मेरा जिस बैंक में अकाउंट है उसमें अप्लाई नहीं किया, किसी और बैंक में अप्लाई किया, तो वो लोग क्या बोलेंगे, आपके बैंक का स्टेटमेंट दो और आपकी बैंक से हम पूछना है कि यार बंदा के अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, तो बोलते हैं बैंक इसमें तो पैसा ही नहीं रहता, जैसे ही कोई चेक आता है तुरंत निकल जाता है पैसा, तो मतलब नेगेटिव इंप्रेशन पड़ती है। अगर 15 करोड़ का लोन चाहिए तो मेरे अकाउंट में भी ऐसे छुट्टम छुट्टे 4-5 करोड़ तो खुले पड़े रहने चाहिए ना, समझ रहे हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो क्रेडिट, इंसान का क्रेडिट कैसा है बैंक के साथ उसके बारे में भी बताते हो लोग। प्रोवाइड सर्विस एज एन अंडर राइटर, ये बहुत बड़ी टर्म है अंडर राइटर, मतलब जैसे समझो ये आपको सब इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वैल्यूएशन का करना काम, ठीक है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। शर्लक होम्स के बारे में जाना है आपने कभी, शर्लक होम्स के बारे में जानते हो, शर्लक होम्स, HOLMES, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है इंग्लैंड का, जो एक
मतलब सीक्रेट एजेंट था, जो वो मदद नहीं करता है पुलिस को वो सब ढूंढने में। तो एक ऐसा है कि जो बैंक है एक अंडर राइटर का काम देती है, इज अ सरलॉक होम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर। मतलब अंडर राइटर इज अ सरलॉक होम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर, अंडर राइटर का काम भी करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टू प्रोवाइड अदर सर्विसेज, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये जस्ट एक जर्नल टर्मिनोलॉजी है, 11th स्टैंडर्ड के कोर्स में इतना सारा नहीं लग सकते हैं। और ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब अलग से हम यूज़ करते हैं, है ना। और ये मेरा टर्मिनोलॉजी नहीं है, ऑलरेडी किसी और ने इसको नाम दिया गया है, ठीक है। किसी और की मेहनत के ऊपर हमारा क्लेम करना वो भी गलत बात है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बैंक ऑल्सो वर्क्स एज एन अंडर राइटर। एंड व्हाट इज अंडर राइटर? तो अंडर राइटर इज अ सरलॉक होम्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। आप समझ रहे हो, वो ऐसे गुप्त माहिती जैसे समझ लो ना अभी फिलहाल के लिए। टू प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज सच एज ATM, ये सब सेकेंडरी सर्विसेज है, सब्सिडरी सर्विसेज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं मेन फंक्शंस को। आगे बढ़े क्या? 4 मेन फंक्शंस है, उसके अंदर बीच में घुस जाएंगे वो अलग बात है। पहले तो एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट्स, पहले वाला मेन फंक्शन। जो पैसा आया है उसको लैंड करना या तो इन्वेस्ट करना, एज वेल एज डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। 4 पॉइंट, एक्सेप्ट एंड कलेक्ट डिपॉजिट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, मेन फंक्शंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लैंड मनी में 1 2, ठीक है। ओवरड्राफ्ट के बारे में बताएंगे आपको, वो करंट अकाउंट उसके साथ में ही पढ़ना पड़ेगा हमें। एक्सेप्ट स्लैश मेन फंक्शन में सबसे पहले वाला फंक्शन क्या, हमें पहले तो डिपॉजिट लेनी है, पैसा लेना है। बैंक एक्सेप्ट्स सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट, ठीक है। अब डिपॉजिट कौन करता है? जैसे मैं बैंक में सेविंग करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू सेविंग, ऐसे ही आई वॉन्ट टू डू सेविंग इन द बैंक। मैं सेविंग करने के लिए बैंक में कौन सा पैसा डालूंगा? जो मेरे पास ज़्यादा पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, वही तो सेविंग अकाउंट में भरूंगा, है ना। हमने सेविंग अकाउंट का एक अलग मीनिंग करा के रखा है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में लोग भरते फिर उधर पे जाके पूछते इसको वापस कब निकाल पाएंगे। भाई सेविंग अकाउंट है, हम सेव करने के लिए, बचाने के लिए रख रहे हैं। और बचाएंगे कौन सा पैसा? जैसे मेरा 30,000 सैलरी है, वैसे मैं सैलरी पे काम नहीं करता हूँ, उसमें से मेरा घर का खर्चा ही 33,000 है, तो यहाँ पे सेविंग कहाँ पे आ गई? किसी और से 3,000 ला के घर चला रहा हूँ, श्योर। अगर घर का खर्चा 25,000 है तो सरप्लस कितना हुआ? हाँ, तो ये पैसा अगर मैं चाहूँ तो बैंक में भर सकता हूँ। तो वर्ड पता चला, बैंक सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट। द बैंक पेज डिपॉजिट होल्डर। अगर मैं बैंक में 5,000 रुपया भरा तो मैं डिपॉजिट होल्डर हो गया, मैं क्या हो गया? और मुझे बैंक क्या 5,000 के ऊपर प्री डिसाइडेड जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो पे करेगी। द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर। द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज टू मेंटेन ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर और द कस्टमर हु इन्वेस्ट मनी। टूटना नहीं चाहिए। जैसे हमने अभी ICICI की बात करी, ICICI आज की तारीख में क्यों चल रही है? क्योंकि 2008 में उसे बचा लिया गया, वो खुद बच गई, बराबर है। अगर बची नहीं होती तो भारत में से क्या पूरी दुनिया में से ये इतिहास बन जाती, उड़ जाती, बैंक ही उड़ जाती पूरी की पूरी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। बैंक एक्सेप्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एज पर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे समझो सेविंग अकाउंट में सेविंग अकाउंट होता है, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, फॉर एग्जांपल दे देते हैं 5%, जस्ट एन एग्जांपल। करंट अकाउंट में समझो वो इंटरेस्ट देते ही नहीं है, क्यों नहीं देते मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रिकरिंग अकाउंट होता है जो हर महीने होता है, उसके अंदर इससे तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग होती है। से सपोज 6% है, और फिक्स टर्म में इससे सबसे ज़्यादा होगा 8% है अप्रोक्सीमेटली। ये सब हम अप्रोक्सीमेटली बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। समझो अप्रोक्सीमेटली था, वो एक लड़का आया था फीस कार्ड देने के लिए। हम आगे बढ़े, ठीक है। ये जस्ट है, आगे नहीं, थोड़ा रिवर्स गियर। हम जब भी थियरी बनाते हैं हम एक बार उसको कवर करते हैं, उसके बाद में हम रिवर्स गियर मारते हैं। बैंक का सबसे पहला काम क्या है? टू एक्सेप्ट, ये सबसे पहला काम है,
एक्सेप्ट, कलेक्ट, डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट। बैंक जो होती है एक्सेप्ट्स, बैंक आपको ये, चलो आज ग्रामर भी सिखा देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके साथ आपको पता है ना वर्ब के साथ एस के एस आता है। तो बैंक एक्सेप्ट्स कुछ सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट्स। हम आगे बढ़े, पहला काम क्या है, बैंक एक्सेप्ट्स सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट। अब ये जो बैंक है, अगेन द बैंक आता है, पता है आपको क्या होता है? आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, उसके अंदर वही वर्ड वापस आता है, तो उसके आप ये बोलना चाहते हो इस बैंक की आप बात कर रहे हो, द बैंक, इसलिए द बैंक। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा ही समझ लो, नॉनसेंस बराबर है। इसके ऊपर कोई ऐसे बात करने के लिए ये सारे तो बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, भाई मेरा स्टाइल है ना। किसी और सर को बता के उसके ऊपर कमेंट करनी है तो ऐसे हजारों मोमेंट्स के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, हर एक बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, मेरी एक स्कूल ऑफ थॉट होती है, वैसे आपके सर की भी एक स्कूल ऑफ थॉट होगी, किसी भी, हर एक व्यक्ति का एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, विचार अपना ये विचारों का मन मंदिर होता है, उसके वो अपने मन मंदिर में कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। और ये मेरा मन मंदिर है, मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ। इफ यू लाइक सी द वीडियो, इफ यू डोंट लाइक डोंट सी द वीडियो, ठीक है, सिंपल। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फालतू कमेंट्स, ठीक है। द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर। जो डिपॉजिट होल्डर होगा बैंक उसको क्या करेगी, पहले वाला पॉइंट पे क्या था, बैंक एक्सेप्ट्स सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट हमने किया है तो हम डिपॉजिट होल्डर हो गए, और बैंक हमें क्या पे करेगी, द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर, ठीक है। अब हमने अगर बैंक को पैसा दिया है तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। देखो, विद द ग्रेट पावर देयर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम 700 बार बोलते हैं, विद द ग्रेट पावर देयर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बैंक के पास पैसा आया, पैसे के साथ पावर आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक इज टू मेंटेन क्या, ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिट होल्डर, और उसको डिपॉजिट होल्डर बोलो या तो उसका कस्टमर बोलो, वो इन्वेस्ट मनी इन द बैंक, जो बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है। बैंक एक्सेप्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट्स के भी अलग अलग प्रकार है। बैंक एक्सेप्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एज पर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। हमने बोला ना सेविंग अकाउंट में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो आपके घर में सभी का होगा मोर प्रोबेबली। करंट अकाउंट में अलग रेट ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। रिकरिंग अकाउंट में अलग चीज होती है, और फिक्स टर्म डिपॉजिट एक अलग चीज होती है। क्या हम आगे बढ़े? आपका ये पैराग्राफ हो गया होगा, एक या दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, मैंने अच्छे से समझाया। अब ये हम क्या पढ़ रहे थे, फंक्शंस ऑफ बैंक। फंक्शंस ऑफ बैंक में मेन फंक्शन, सब्सिडियरी फंक्शन। सबसे पहले मेन फंक्शन का नाम क्या था अमन? कलेक्ट स्लैश। और बैंक मेनली एक्सेप्ट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। सेविंग अकाउंट खोल सकते हो आप, करंट अकाउंट खोल सकते हो, वहां पे रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हो, एज वेल एज फिक्स टर्म अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। नाउ ये जो पैसा बैंक के पास आ गया है, क्या उसको लैंड नहीं करना चाहिए? उसे करना चाहिए। लैंड कैसे कैसे करेंगे? या तो लोन दे देंगे, ओवरड्राफ्ट दे देंगे, या तो कैश क्रेडिट दे देंगे। सर ओवरड्राफ्ट किसको मिलेगा? करंट अकाउंट वाले को। करंट अकाउंट किसका खुल सकता है? जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है वो करंट अकाउंट। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, मतलब पैसे जितनी बार डिपॉजिट करना है उतनी बार डिपॉजिट करो, जितनी बार उठाना है उतनी बार पैसे उठा लो, ठीक है। और जैसे ये ओवरड्राफ्ट को मैं पहले समझा दूँ एकदम ब्यूटीफुली। ओवरड्राफ्ट की भी एक लिमिट सेट होती है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे हमारे भाई साहब है मुकेश अंबानी, और यहाँ पे निखिल दर्जी, दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस, ठीक है। अब मुकेश अंबानी के अकाउंट में 100 करोड़ का चेक आया, मतलब निकलने के लिए, माइनस होने के लिए। मुकेश अंबानी ने किसी को दिया था,
उसने डाल दिया कि मुकेश भाई से पैसे लेने हैं 100 करोड़ का, और मुकेश भाई के अकाउंट में 30 करोड़ पड़े हैं, और निखिल सर के अकाउंट में पड़े हैं 50,000 और चेक आया 60,000 का। ठीक है, समझो। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, 70 करोड़ का माइनस। आप समझ रहे हो? तो इनको अलग क्रेडिट मिलती है, मेरे को अलग क्रेडिट मिलती है। ट्रांजैक्शन देखो, अब वी आर नॉट सेम। यहां पे उसने मुझे 10,000 का क्रेडिट दे के रखा होगा, से सपोज कि भाई आपकी औकात 10,000 की है, बराबर है, और इससे ज़्यादा का चेक आएगा तो वो लोग बाउंस कर देंगे, एक बार फ़ोन करेंगे। लेकिन 60,000 का चेक आया तो वो लोग पास कर देंगे, मेरा अकाउंट हो जाएगा 10,000 माइनस। इसको बोलते हैं बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट दिया। और यहाँ पे मुकेश भाई को तो मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का भी क्रेडिट दिया हुआ है। भाई आप चेक डालो जितने डालने हैं, हम पास कर देंगे। उनके ओवरड्राफ्ट की लिमिट अलग होती है, हमारे ओवरड्राफ्ट की लिमिट अलग होती है। आप समझ रहे हो चीज़ों को? ओवरड्राफ्ट कौन से अकाउंट में मिलता है? करंट अकाउंट में। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का अगर चेक किसी ने डाला तो भी वो पास हो जाएगा। सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट में आपके अकाउंट में 50,000 पड़ा है और उससे 1,000 कम का चेक आएगा तो पास हो जाएगा, बाकी बाउंस कर देंगे। कोई डाउट है? समझ रहे? टू लैंड मनी, आपने पहले मेन फंक्शन में क्या देखा? बैंक एक्सेप्ट्स सम सरप्लस अमाउंट एज डिपॉजिट। ठीक है, याद है ना? अब बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, वो भी हमने पहले मेन फंक्शन वाले पहले पॉइंट में देखा है ना। टू एक्सेप्ट लेस कलेक्ट डिपॉजिट्स, उसके अंदर लिखा था ये थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स मतलब क्या? 1 2 3 4, ये पहला वाला लाइन लैंड मनी। लेकिन पैसा आया कहां से? तो पहले तो ये देखो सर, आप अभी थोड़ी देर पहले ग्रामर पढ़ा रहे थे। एस बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, थस द बैंक लैंड्स मनी टू द बोरोवर्स। बोरोवर्स लोन लेने वाले, बोरो करने वाले, विच इट हैज कलेक्टेड एज डिपॉजिट्स फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स। बराबर है? इसका मतलब क्या? थस द बैंक लैंड्स मनी, किसको देंगे पैसा? टू द बोरोवर्स। कहां से? विच इट हैज कलेक्टेड एज डिपॉजिट्स फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट, जो अलग अलग अकाउंट में उसने डिपॉजिट की तरह खरीद लिए हुए हैं, है ना, उसी को पैसे को वो लैंड करेगी बैंक। वो ऐसा आ गया, द बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ा रहा है हमें। जो बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, उसके ऊपर डिपॉजिट होल्डर को इंटरेस्ट देती है। ऑपोजिट, अब थोड़ा ऑपोजिट बोलो। द बैंक लैंड्स मनी टू द नीडी पीपल एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट पेज द डिपॉजिट। ये स्टोरी हमने पहले करी है। डिपॉजिट होल्डर जो होता है उसको से सपोज वो 5% देती है, तो बोरोवर यानी नीडी पीपल, बोरोवर मतलब नीडी पीपल, उसको से सपोज बोला है ना, कम इंटरेस्ट पे डिपॉजिट लेना और ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देना, ये बैंक का काम है। ठीक है? द बैंक लैंड्स मनी टू द नीडी पीपल एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट पेज टू द डिपॉजिट होल्डर्स। द बैंक गेन्स प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक का प्रॉफिट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 - 5, हमने वो नंबर भी 60 रुपये अप्रोक्सीमेटली हमने जस्ट नंबर्स लिए थे। द बैंक लैंड्स मनी एज पर गिवन बिलो। बैंक दो तरीके से पैसे देती है। मेन फंक्शन में सबसे पहला हमारा हो गया था टू लैंड मनी, दूसरी बार एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, तीसरी बार नहीं करेंगे, इजी पैराग्राफ है। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स। कौन से अकाउंट? 4 अकाउंट है। तो द बैंक लैंड्स मनी किसको? बोरोवर्स को। कौन सा पैसा देगी वो? विच इट हैज कलेक्टेड एज द डिपॉजिट्स फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स। बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स
and provide interest to the deposit holders. Now bank lends money to the needy people at a higher rate of interest, then they pay to the deposit holders. Now bank gains profit from the difference rate in rate of interest. कोई डाउट है? The bank lends money as per given below. पहले तो लोन के तहत, ठीक है, आपको पता है बैंक अलग अलग प्रकार के लोन देती है, नीचे जितना याद है लिख देना. द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर इधर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म. 20 साल 30 साल का होम लोन होता है, शॉर्ट टर्म 1-2 साल का लोन होता है. जैसे मोबाइल का लोन होता है 9 महीने के ऊपर लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए. आजकल तो लोग मोबाइल भी लेते हैं, ठीक है. इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथिफिकेशन इज नेसेसरी, वाइल इन सम काइंड ऑफ लोन्स हाइपोथिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी, है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथिफिकेशन? जहां पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को, जहां पे हम क्या करते हैं, देखो आपको पता होगा, आपके घर में कभी जैसे समझो आपने एज ए 2 व्हीलर के लिए लोन लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ऐसे आरसी बुक आती है, ऐसे एटीएम जैसा आता है आरसी बुक. तो यहाँ पे बैंक का नेम लिखा होता है ना, बैंक का नाम लिखा है, जैसे ICICI. अगर बैंक का नाम लिखा है उसका मतलब लोन चालू है आरसी बुक के ऊपर, और वापस वो व्हीकल को सेल करना है तो आपकी आरसी बुक बहुत ज़रूरी है. जब आपको वो कैंसिल करना है, क्या मतलब आपने 3 साल के लिए, यानी 36 महीने का लोन है, या तो पहले पेमेंट करो या तो 36 महीने में रेगुलर पेमेंट के बाद आप जब कर दिया तब बैंक एनओसी इश्यू करेगी, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ये एनओसी का यूज़ करके आप अपने ये व्हीकल का जब नंबरिंग करता है, कहाँ पे, आरटीओ में जाके ये एनओसी बता के कि हमारा नो ड्यू सर्टिफिकेट है, ये हमारा इस पर्टिकुलर आईसीआईसी बैंक में लोन नंबर के साथ होगा, व्हीकल का नाम भी, नंबर भी लिखा होगा उसके अंदर. क्या लिखा होगा? ये एनओसी के अंदर व्हीकल का नाम भी लिखा होगा, नंबर भी लिखा होगा, और वो आरटीओ में दोगे तो एचपी कैंसिल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एचपी. अब ये एचपी क्या, वो आप गूगल कर लेना कि ये एचपी कैंसलेशन क्या बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे फिर वो नया कार्ड इश्यू करेंगे, आरसी बुक. तो आरसी बुक जो नई इश्यू हुई उसके अंदर यहाँ पे बैंक का नाम नहीं होगा. कोई डाउट है? उसके बाद में वो व्हीकल को हम बेच सकते हैं, ठीक है ना, टीसी पेपर पे साइन करके. और किसी भी व्हीकल को आपको बेचना है तो प्रॉपर प्रोसीजर से ही बेचना, नहीं तो आपसे किसने लिया उसको, फिर वो बुटलेगर ने ले लिया आपकी व्हीकल में, तो केस आपके होगा. आप बोलोगे मैंने बेच दिया, वो पुलिस बोलेगी टीसी पेपर पे साइन कहाँ है, तो हमेशा टीसी पेपर पे साइन करके उसका क्या कॉपी लेके मैंने आपको बेच दिया. हम आगे बढ़े, ठीक है. एचपी मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से बताया. कहाँ पे हम, यहाँ पे देखो. तो ऐसी लोन में हाइपोथिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है. हम जब होम लोन लेते हैं तो भी हमारे पेपर्स वो लोग रख लेते हैं, दस्तावेज. अब पर्सनल लोन लिया, वहाँ पे हाइपोथिकेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा. पर्सनल लोन 50,000 का कैश, ठीक है. तो कुछ लोन में हाइपोथिकेशन जरूरी होता है, while in some kind of loan hypothecation is not necessary. Such loans are provided to either businessman or an individual or industrialist against which the bank demands for guarantee. और जहाँ पे हाइपोथिफिकेशन जरूरी नहीं है वहाँ पे गारंटी जरूरी है. गारंटी मांगेंगे, भाई तू नहीं भरेगा तो पेमेंट कैसे आएगा, गारंटी. तो दूसरे लोगों की गारंटी लेके हम आ जाते हैं, है ना. इन द प्रेजेंट टाइम होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा आर अवेलेबल. आप समझ रहे हो चीज़ों को, है ना, ठीक है. थ्रू लोन बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर इधर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म, ठीक है. या तो लंबे गाड़े की लोन होगी या तो टूका गाड़ा लोन से. इन सम काइंड ऑफ लोन्स, कुछ लोन में hypothecation is necessary, while in some kind of loans hypothecation is not necessary. Such loans are provided to either businessman or an individual or industrialist against which the bank demands for guarantee. ठीक है. इन द प्रेजेंट टाइम, आज की तारीख में होम लोन मिलती है, कार लोन मिलती है, एजुकेशन लोन मिलती है, कैश क्रेडिट, मशीनरी लोन, गोल्ड लोन, बहुत सारी लोन्स बाय बैंक ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, किसको मिलेगा? करंट अकाउंट होल्डर को, बिजनेसमैन को, या तो कैश क्रेडिट.
इफ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉस फिर से इफ अ करंट अकाउंट होल्डर विड्रॉस मोर अमाउंट देन द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट फॉर अ प्री डिटरमाइंड लिमिट। मैंने बोला था मेरे को पहले से एक लिमिट बताई जाएगी कि आपके करंट अकाउंट में आपके पास इतनी लिमिट है, आप इसको बोलेंगे BOD, बैंक ओवरड्राफ्ट। आप इतना BOD ले सकते हो और वो ड्यूरेशन उसका क्या होगा, बोलेंगे 15 दिन में वापस जमा करा देना भाई। ठीक है, इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। द ड्यूरेशन ऑफ ओवरड्राफ्ट इज बहुत छोटा, बट व्हेन द ड्यूरेशन इज प्रीडिटरमाइंड देन इट इज नोन एज क्रेडिट। देखो ओवरड्राफ्ट का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। कैश क्रेडिट क्या है, जब आपको पहले से बोल दिया जाए 30 दिन के लिए रख लो, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड क्रेश। अगर ड्यूरेशन भी प्रीडिटरमाइंड है, ड्यूरेशन भी प्रीडिटरमाइंड है, देन उसको हम क्या नाम देंगे, कैश क्रेडिट। टू लैंड मनी, उसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, ठीक है। लैंड मनी में हमें वो बैंक का गेन वाला भी पोर्शन कवर करना है। दैट बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स। वहाँ पे जो मिस्टेक था सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो भी मैंने बता दिया। Thus the bank lends money to the borrowers which it has collected as deposits from different accounts. Bank accepts deposits and provides interest to the deposit holders. The bank lends money to the needy people at a higher rate of interest than it pays to the deposit holders. The bank gains profit from the difference in the rate of interest the bank lends. ठीक है, ये हो गया, बहुत बार पढ़ा। थ्रू लोन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट कर लोगे, मैं आगे बढ़ूँ? श्योर, ठीक है। टू इन्वेस्ट हम ट्राई करते हैं इधर तक खत्म करने का, मतलब मेन फंक्शन में, और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अगर आपकी औकात होगी तो हम शाम को इसका सेकंड पार्ट बना देंगे। सेकंड पार्ट बना के बने पूरा चैप्टर ही खत्म कर लेंगे, डिपेंड्स है, लेकिन आप लोग थक जाते हो। टू इन्वेस्ट, द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट। अगर बैंक इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके डिफरेंस से थोड़ी ना कमाएगी वो, उसको इतने सारे सैलरी देने हैं। एंड लैंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डिपॉजिट ऑफ द बैंक, कभी नहीं कमाएगी। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम सिक्योर प्लेस एंड विथ प्रॉपर कैलकुलेशन। व्हाट इज अ प्रॉपर कैलकुलेशन? हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है, ठीक है, हमें इनको वापस भी देना है कभी भी, इतने ऊपर हमें इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वापस देना है ऑन एन एवरेज 5 to 6%। हम इतना 11% पे इसको लगाएंगे या तो कैसे भी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आएगा, हमें मंथली सैलरी भी निकालनी है ना। आप समझ रहे हो, लोगों को सैलरी देना है प्लस हमें प्रॉफिट भी कमाना है। वो कैलकुलेट कर रहा है कितना, नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर कैलकुलेशन मतलब समझते हो कि इतना पैसा पड़ा है, इनको वापस देना पड़ेगा इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हम कितना कमाए तो हमें फायदा होगा, सबको सैलरी भी तो देनी है। द बैंक हैज टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आरबीआई का रूल क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपके पास जितनी भी डिपॉजिट आ रही है ना, उसका कुछ परसेंटेज, कुछ तो, अभी नंबर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि नंबर है नहीं हमारे पास। 12th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ाता हूँ, मुझे याद है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप गूगल कर सकते हो, है ना। कुछ तो मत करना, कुछ तो परसेंटेज, जितने भी डिपॉजिट आ रही है उसका कुछ तो परसेंटेज हमें किसको देना है ना, कुछ तो दो हमें, आरबीआई ऐसा बोल रही है। ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। अब मतलब कि इसके यहां पे जो इन्वेस्ट करेगी आरबीआई के अंदर, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या, जैसे बोल दो गोल्ड बॉन्ड हो गया, गूगल कर लेना ये क्या है, इतना डिटेलिंग हमारे पास टाइम नहीं है। ये गोल्ड बॉन्ड हो गया, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर हमें इन्वेस्ट करना है, कोई डाउट है? ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। चलो एक बार ये बता दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है। जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट कोई भी नाम देके एक कागज निकाल देती है कि इसका नाम ये है, इसका नाम गोल्ड बॉन्ड है,
ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड निकाला तो जैसे आज गोल्ड का भाव 7,500 है, तो आपने हकीकत में गोल्ड नहीं निकाला, गवर्नमेंट इंडिया गोल्ड परचेज नहीं किया, आपने 10 ग्राम यानी 1 तोला गोल्ड में इन्वेस्ट किया। ये गोल्ड बॉन्ड है, सोना नहीं खरीदा, कागज खरीदा। कागज यानी सोना खरीदा, एक्चुअली सोना नहीं खरीदा, ठीक है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड है तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर कुछ दिनों में इसका भाव 80,000 हो गया तो ये कागज का भाव, गोल्ड का भाव 80,000 हो गया तो ये कागज का भाव भी कितना हो गया, 80,000। इसको बोलते हैं गोल्ड बॉन्ड। कोई डाउट है? समझ पड़ा तुमको? तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गोल्ड एक्चुअली था ही नहीं, उसको एक कागज के जरिए गोल्ड बनाया गया। समझ रहे हो चीज़ों को? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों? गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पब्लिक के थ्रू पैसा मंगाती है, और जब इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आरबीआई के क्राइटेरिया के हिसाब से हमें हमारा कुछ तो अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इट इज इनएविटेबल फॉर अ बैंक टू गेट इंस्टेंट कैश बाय विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे हमने आईसीआईसीआई की बात करी थी, तो कभी कभी बैंक के लिए क्या हो जाता है, इनएविटेबल टू गेट। कभी कभी होता है, एक होता है एविटेबल, एक होता है इनएविटेबल, बराबर। मतलब जिसको हम अवॉइडेबल ना, इनएविटेबल को मैं अनअवॉइडेबल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? अनअवॉइडेबल। फॉर अ बैंक टू गेट इंस्टेंट कैश बाय विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी और सम एक्सीडेंटल सिचुएशन। कभी कभी क्या हो जाता है, बैंक के लिए अगर इमरजेंसी आ गई, जैसे आईसीआईसीआई को आएगी थी, ये मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल बता दिया जिससे वो उसके ऊपर मैं दूसरी चीज़ों को रख सकूँ। आईसीआईसीआई को जो क्राइसिस हो गया था, उसके लिए इमरजेंसी में, एक्सीडेंटल सिचुएशन में, उसके लिए पैसा लेना एकदम अनअवॉइडेबल हो जाता है, उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। अब बैंक मेजरली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इन अदर फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स। ठीक है, हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। हम कहाँ पे? टू इन्वेस्ट, बैंक को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। द बैंक कैन नॉट गेट बेनिफिट इफ इट इज नॉट एबल टू इन्वेस्ट एंड लैंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। अगर बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करने में अनेबल रहती है तो उसको बेनिफिट फायदा नहीं होगा। और इसका महत्व का काम क्या है? एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ बैंक इज टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट एट सम सिक्योर प्लेस एंड विथ सिक्योर प्लेस। क्यों? जैसे काफी बार बैंक बहुत गलती कर देती है, ठीक है ना। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, इसने काफ़ी फालतू लोगों को लॉन्स दिए थे। जैसे मेहुल चौकसी है, अभी भी बाहर है, गूगल कर लेना, ठीक है। मेहुल चौकसी, दूसरे नाम नीरव मोदी था शायद इसके ही साथ था नीरव मोदी। तो ऐसे लोगों को जब लोन देते ये लोग भगोड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, करोड़ों में लोन लेके भाग जाते हैं। तो सिक्योर प्लेस नहीं था, तो उन लोगों को देखना भी चाहिए कि किसको लोन दे रहे हैं, नहीं तो पूरा बैंक खत्म। द बैंक हैज टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज। इसके अलावा बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ तो परसेंटेज टोटल ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, मैंने उसका एक एग्जांपल दिया। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आरबीआई ऑन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, ठीक है। इट इज इनएविटेबल फॉर अ बैंक टू गेट इंस्टेंट कैश बाय विड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी or some accidental situation. A bank majorly invest in gold security, government securities or in other financial capable institution. ठीक है, इसको हम फटाफट खत्म करते हैं, so we can conclude our lecture. ऑलरेडी मैंने पहले ही इसके बारे में, कॉल मनी के बारे में हल्का सा बता दिया था, ठीक है। टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताया था ना कॉल मनी के बारे में। वन ऑफ द मेन फंक्शंस, हमारे जो 4 मेन फंक्शन है उसमें से मेन फंक्शन एक, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक क्या है? इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एवरी बैंक समटाइम्स फेसेस शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कभी कभी 24 घंटे, इवन लेस देन 24 आवर्स। एट दिस टाइम अनयूज्ड मनी इन अ बैंक, जो किसी बैंक में अनयूज्ड मनी पड़ा है, इज प्रोवाइडेड टू नीडी बैंक। एक बैंक के पास पैसा पड़ा है, दूसरे बैंक को जरूरत है, तो वो लोग देते एक दूसरे को। दिस अरेंजमेंट इज मेड बाय एन एजेंसी अपॉइंटेड
ये काम कौन करेगी? आरबीआई किसी एजेंसी को अपॉइंट किया है, वही इसका काम करेगी। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग और बोरोइंग मनी इज कंप्लीटेड थ्रू अ सेंट्रल बैंक। अगर ऐसे प्रोसेस की अगर बात कर रहे हो और ये जो एजेंसी काम कर रही है उसको सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मध्यस्थ बैंक, बराबर है। तो ये प्रोसेस किया किसने? एक बैंक से हमने शायद बीओबी और एसबीआई का एग्जांपल दिया था। तो ये अगर इसको पैसा दे रही है तो यहाँ पे एक एजेंट है, ठीक है। एजेंट किसने बनाया? आरबीआई ने। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो किया किसने? आरबीआई ने किया। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ लैंडिंग और बोरोइंग मनी इज कंप्लीटेड थ्रू द सेंट्रल बैंक। द लैंडर और द बोरोवर डजंट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आरबीआई और बॉब और एसबीआई एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द बैंक फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इज सॉल्व्ड। वो जो एजेंसी से के थ्रू सॉल्व हो गया। Thus, when the bank gets demanded amount instantly, it is called call money. The interest has to be paid on the received amount. This rate of interest is determined on the basis of demand and supply, and it is called a call money. और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसको कॉल मनी रेट हम बोलते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं। One of the main functions of the bank is interbanking. अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, every bank sometimes faces shortage of money for a very short duration of time, say suppose less than 24 hours, कभी कभी 24 घंटे से कम वक्त के लिए भी पैसा चाहिए। ये वक्त पे unused money in bank is provided to, जो नीडी बैंक है उसको unused money पे, even 24 घंटे वो हो गया शायद हमारा लाइन। At this time unused money in a bank is provided to the needy bank. This arrangement is made by an agency, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक द्वारा अपॉइंट किया जाता है। In this way the process of lending or borrowing money is completed through the central bank. The lender or the borrower doesn't come into direct contact with each other. The problem of the bank for that particular time is solved. कोई डाउट है? नहीं है। Sigma Institute of Excellence Part 1 is completed.